नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होली के रंगों के त्यौहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं या जिस वेस्टर्न थिंकर से डील करने वाले हैं, उस वेस्टर्न थिंकर का नाम है अरिस्टोटल। हम आज के इस वीडियो में अरिस्टोटल के बारे में, अरिस्टोटल की मॉरल फिलोसफी और पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। उनकी उनके जीवन परिचय को जानेंगे। अरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे। अरिस्टोटल एक ग्रेट साइंटिस्ट, फर्स्ट टीचर और एक महान दार्शनिक थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने अरिस्टोटल के बारे में कहा है। अरिस्टोटल के बारे में थॉमस एक्विनास उन्हें द फिलोसफर कह करके बुलाते हैं। द फिलोसफर, अरिस्टोटल को एक दार्शनिक की संज्ञा देते हैं। दार्शनिक। थॉमस एक्विनास एक अरब फिलोसफर हुए हैं। अरब फिलोसफर अरिस्टोटल को द फर्स्ट टीचर, प्रथम अध्यापक की संज्ञा देते हैं। प्रथम अध्यापक। दांते अरिस्टोटल को कहते हैं कि मास्टर ऑफ दोज हु नो, कि अरिस्टोटल वो मास्टर हैं जो सब कुछ जानते हैं। और प्लेटो अरिस्टोटल को माइंड ऑफ द एकेडमी कहते हैं। एकेडमी का मस्तिष्क। एकेडमी प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई एजुकेशन संस्था थी। एकेडमी का माइंड या एकेडमी का मस्तिष्क। अरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु चेल्किस नामक जगह पर 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अरिस्टोटल की मृत्यु। हम इस वीडियो में अरिस्टोटल की मॉरल फिलोसफी, अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी, अरिस्टोटल के जो थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज है, चार कारणों का सिद्धांत है, उन सभी पर प्रकाश डालेंगे। वेस्टर्न थिंकर अरिस्टोटल के बारे में हम आज समझेंगे। अरिस्टोटल को थॉमस एक्विनास ने द फिलोसफर की संज्ञा दी है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। थॉमस एक्विनास द फिलोसफर कहते हैं। अरब फिलोसफर उसको द फर्स्ट टीचर की संज्ञा दे रहे हैं। दांते उसको मास्टर ऑफ दोज हु नो की संज्ञा दे रहे हैं। प्लेटो अरिस्टोटल को एकेडमी का मस्तिष्क कह करके पुकारते हैं। एक फिलोसफर हुए हैं रोमन फिलोसफर। उन फिलोसफर का नाम है सिसरो। सिसरो कहते हैं कि इफ प्लेटोज प्रोज वाज सिल्वर, अरिस्टोटल्स वाज ए फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड। इफ रोमन फिलोसफर रोमन फिलोसफर सिसरो रोमन फिलोसफर सिसरो प्लेटो को सिल्वर की संज्ञा देते हैं और अरस्तु को एक सोने की बहती हुई नदी की संज्ञा दे रहे हैं। इफ रोमन फिलोसफर सिसरो क्या कह रहे हैं? सिसरो कह रहे हैं इफ प्लेटोज प्रोज, प्रोज का मतलब यहाँ पर मूल्य है। प्रोज सिल्वर, अरिस्टोटल अरिस्टोटल वाज ए फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड। अरिस्टोटल वाज ए फ्लोइंग ऑफ रिवर ऑफ गोल्ड। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर
रोमन फिलोसफर सिसरो क्या कह रहे हैं? रोमन फिलोसफर सिसरो कह रहे हैं कि प्लेटो को सिल्वर की यहाँ पर संज्ञा दी जा रही है, चांदी। सिल्वर का मतलब यहाँ पर चांदी। सिल्वर का मतलब यहाँ पर है चांदी। अगर प्लेटो की कीमत चांदी के समान है तो अरिस्टोटल एक सोने की बहती हुई नदी के समान है। सोने की बहती हुई नदी। थोड़ा सा मैं अरिस्टोटल की आपको लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जीवन परिचय के बारे में। अरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी ईसा पूर्व में स्टेगिरा, मेसिडोनिया की स्टेगिरा एक प्रांत में अरिस्टोटल का जन्म हुआ था। अरिस्टोटल बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे, चंचल प्रवृत्ति के थे। और अरिस्टोटल के पिता का नाम निकोमेकस था, निकोमेकस। तो ये कुछ लोगों ने अरिस्टोटल के बारे में, कुछ विद्वानों ने ये बताया है अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल को कुछ विद्वान फर्स्ट साइंटिस्ट की भी संज्ञा देते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट, प्रथम वैज्ञानिक। क्योंकि अरिस्टोटल के पिताजी फादर थे निकोमेकस, वो शाही चिकित्सक थे। तो शाही चिकित्सक होने के कारण अरिस्टोटल का रुझान बायोलॉजी में ज़्यादा था। तो बायोलॉजी में रुझान होने के कारण अरिस्टोटल की जो पद्धति है उस पर साइंस का प्रभाव देखा जा सकता है। अरिस्टोटल चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं और कंपेरिजन करते हैं, मतलब वर्गीकरण भी करते हैं और तुलना भी करते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट भी अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अरिस्टोटल को ही राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में, पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। क्योंकि पहले राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र और नीति शास्त्र जैसे विषयों के नीचे दबा पड़ा था। तो अरस्तु ने एक उसको पृथक विषय और स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी, तथा एथिक्स यानी नैतिकता को राजनीति का एक उद्देश्य अरस्तु ने बताया। तो अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, इन दोनों के रूप में किसको जाना जाता है? अरिस्टोटल को। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी तो दूसरे हैं। फादर ऑफ बॉटनी मतलब बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, जूलॉजी है एक बॉटनी। जूलॉजी के यानी कि जो कि प्राणी शास्त्र है, प्राणी शास्त्र के पिता के रूप में तो अरस्तु को जाना जाता है। और बॉटनी वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के पिता के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ, फादर ऑफ, आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, फादर ऑफ बॉटनी। बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को यहाँ पर हम कहते हैं प्राणी शास्त्र और बॉटनी को यहाँ कहते हैं वनस्पति शास्त्र। फादर ऑफ बॉटनी को के रूप में जाना जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। तो राजनीति विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, प्राणी शास्त्र का पिता अरस्तु को जाना जाता है। फादर ऑफ
आधुनिक जो वर्गीकरण पद्धति है उसका जनक किसको जाना जाता है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। अरस्तु भी क्या है कि अरस्तु की भी एक विशेषता थी, उनकी जो पद्धति थी, उनकी जो मेथड थी, उस पर सीधा का सीधा प्रभाव किसका था, वैज्ञानिक पद्धति का प्रभाव था अरस्तु की पद्धति पर। आपको पता है कि अरस्तु ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अभी हम सभी मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, उद्देश्यात्मक पद्धति, एक आगमनात्मक पद्धति, एक विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति का अरस्तु प्रयोग करते हैं। तो ये बातें मैंने आपको जानकारी के लिए बताई। एक बात और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए आपको मैं, फादर ऑफ वर्गीकरण साइंस के पिता कौन है, वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता, ये थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस, ये अपनी विधि, वर्गीकरण की विधि अपनाते थे, कैरोलस लीनियस। ये आपकी जानकारी के लिए बताई जा रही है। तो अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अरस्तु एक महान दार्शनिक के साथ साथ महान वैज्ञानिक भी थे। तो यहाँ तक हमने अरस्तु के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि आगे कि अरस्तु को कौन कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज था। मैं बता देता हूँ कि अरस्तु ने कौन कौन से विषयों पर मतलब कि अपना प्रभाव छोड़ा, उन विषयों के बारे में थोड़ा हम लिख लेते हैं। अरस्तु के द्वारा इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट कौन कौन से थे, फिलोसफी तो था ही था, फिलोसफी, दर्शन पर अरस्तु का प्रभाव था, एथिक्स, नीतिशास्त्र, पर अरस्तु का प्रभाव था, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी पर अरस्तु का प्रभाव था, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, अरस्तु का प्रभाव था, रिटोरिक, मेरे द्वारा अरस्तु पर कुल 4 वीडियो डाले जाएंगे, 4 या 5 वीडियो। उनमें अरस्तु को हम कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आज ये भी बताऊंगा कि हम 5 वीडियो में कंटिन्यूस अरस्तु के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपनी अरस्तु के प्रति जो समझ है उसको अच्छी तरह विकसित करें। रेटोरिक, अलंकार शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, और भी जो थे उनमें मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं इसको, मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, लॉजिक, लॉजिक, तर्कशास्त्र, इसके अलावा एथिक्स हो ही गया, रेटोरिक, एपिस्टेमोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, बायोलॉजी,
लॉजिक, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स पर भी इनका प्रभाव था, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र भी पर भी इनका प्रभाव था। बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी के फादर के रूप में इनको जाना ही जाता है, जीव विज्ञान। मैंने आपको बताया कि अरस्तु का प्रभाव कितनी विद्याओं पर था, कौन कौन से विषयों पर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर अरस्तु का प्रभाव था। फिलोसफी पर तो उनका प्रभाव था ही था, एथिक्स पर, नीतिशास्त्र, जिसमें हम नैतिकता, उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि का अध्ययन करते हैं, नीतिशास्त्र पर उनका प्रभाव था। और नीतिशास्त्र में जो एक बुक लिखी है उन्होंने, निकोमेकियन एथिक्स, द निकोमेकियन एथिक्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नीतिशास्त्र का जो पूरी डिटेल है उसी उसी निकोमेकियन एथिक्स बुक में उनकी मिलती है। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत में भी उनका बड़ा योगदान है। रेटोरिक, अलंकार शास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान में उनका बहुत बड़ा, बहुत बहुत मतलब जीव विज्ञान के तो पिताजी के रूप में वो जाने जाते हैं, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में वो जाने जाते हैं। बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जूलॉजी और बॉटनी। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा पर उनका प्रभाव है। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा पर उनका प्रभाव है। लॉजिक, तर्कशास्त्र, और एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, इन सभी विषयों पर उनका प्रभाव देखा जाता है। आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि अरस्तु का कौन कौन से विषयों पर प्रभाव था और कौन कौन से विषयों के बारे में उनको जानकारी थी, कौन कौन से विषयों पर उन्होंने वर्क किया था। ये मुख्य रूप से वो वर्क हैं जिनके ऊपर अरस्तु का प्रभाव था। इसके बाद हम लाइफ ऑफ अरिस्टोटल देखेंगे कि अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। नोट कर लीजिए आप। लाइफ ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का जन्म स्टेगिरा प्रांत, मकदूनिया में यानी मेसिडोनिया में स्टेगिरा एक प्रांत है, स्टेगिरा नामक एक जगह पर हुआ था। स्टेगिरा 384 बीसी में अरिस्टोटल का जन्म 384 बीसी में स्टेगिरा नामक जगह पर हुआ था। एथेंस के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय एथेंस में बिताया था, इसलिए वो फॉरेन रेजिडेंट भी थे। अरस्तु क्या थे? फॉरेन रेजिडेंट और नॉन एथेनियन थे। इसलिए उस समय क्या है कि जो भी विदेशी निवासी होता था, जो फॉरेन रेजिडेंट होता था, उसको मेटिक कहते थे। इस प्रकार एक अरिस्टोटल एक मेटिक भी थे। मेटिक थे, क्या थे? एक मेटिक थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का जन्म स्टेगिरा में हुआ था। एथेंस के मूल निवासी नहीं थे, वो नॉन एथेनियन थे। क्या थे? नॉन एथेनियन। और फॉरेन रेजिडेंट यानी विदेशी निवासी के रूप में वो एथेंस में रहे थे। कहाँ रहे थे? एथेंस में, फॉरेन रेजिडेंट के रूप में। मैं जैसे जैसे बोलूँ आप मेरे साथ वैसे वैसे जुड़े रहें कंटिन्यूस, तो आपकी कंसेप्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी। वो फॉरेन रेजिडेंट थे। फॉरेन रेजिडेंट मतलब उस समय जो भी विदेशी निवासी होता था, जो विदेश में रहता था, उनको मेटिक कहते थे। क्या कहते थे? मेटिक। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम बड़ा महत्व रखता है।
तो इस प्रकार अरिस्टोटल एक मेटिक थे। क्या थे? अरिस्टोटल एक मेटिक थे। एमेटिक। अरिस्टोटल क्या थे? एमेटिक थे। अरिस्टोटल का जन्म 384 BC ईसा पूर्व में स्टेगिरा में हुआ था, मेसिडोनिया नामक प्रांत में। मेसिडोनिया एक बड़ा स्टेट था। मेसिडोनिया के थे सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिलिप अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। तो जो अरिस्टोटल थे वो एक मेटिक थे। तो 384 BC ईसा पूर्व में अरिस्टोटल का जो बर्थ है वो मेसिडोनिया के स्टेगिरा प्रांत में हुआ था। अरिस्टोटल एक नॉन एथेनियन थे। कहने का मतलब वो एथेंस के मूल निवासी नहीं थे। एथेंस में अधिकांश समय उन्होंने बिताया था, इसलिए उन्हें फॉरेन रेजिडेंट के तौर पर जाना जाता है। फॉरेन रेजिडेंट कहने का मतलब है विदेश निवासी। उस समय फॉरेन रेजिडेंट जो होते थे उन्हें क्या कहते थे? मेटिक कहते थे, मेटिक। इस प्रकार अरिस्टोटल एक मेटिक थे। क्या थे? मेटिक थे। ये नाम आपको याद रखना है, एक मेटिक। इसको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। ये सूचनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सूचनाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम धीरे धीरे अरिस्टोटल को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये वीडियो समझ में आता जाएगा। मुख्य बात क्या है कि अरिस्टोटल की फिलोसफी को समझने के लिए आपको थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज, चार कारणों का सिद्धांत समझना पड़ेगा। उनकी मोरल फिलोसफी क्या है, उनकी एथिक्स क्या है, मोरल फिलोसफी क्या है, उसको आपको समझना होगा। एरिस्टोटल की फिलोसफी को समझने के लिए, पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने के लिए आपको उनकी एथिकल फिलोसफी या मोरल फिलोसफी को समझना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ साथ उनकी जो मोरल फिलोसफी है, जो एथिकल फिलोसफी है, उनकी थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज है, उनकी जो हैप्पीनेस और वर्च्यू की जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ इसको। तो आपको मैंने बताया कि अरिस्टोटल का जन्म 384 BC में स्टेगिरा में हुआ था, जो कि एक नॉर्दर्न ग्रीस, उत्तरी ग्रीस में एक स्मॉल टाउन है, जो हम मेसिडोनिया में हम उसको शामिल करते हैं। नॉन एथेनियन अरिस्टोटल क्या थे? एक नॉन एथेनियन थे। उस समय नॉन एथेनियन को फॉरेन रेजिडेंट के तौर पे जाना जाता था। इस प्रकार अरिस्टोटल एक मेटिक थे। क्या थे? मेटिक थे। अरिस्टोटल के फादर निकोमेकस एक कोर्ट फिजिशियन थे, किंग एमिंटस थर्ड के दरबार में। फादर ऑफ अरिस्टोटल के फादर कौन थे? निकोमेकस। अरिस्टोटल के फादर का नाम, अरिस्टोटल के पिता का नाम निकोमेकस था। उनके कई पुत्र थे अरिस्टोटल के। एक पुत्र का नाम उन्होंने निकोमेकस रखा था। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, एथिक्स, और एथिक्स को एडिट किया था निकोमेकस ने। अरिस्टोटल के पुत्र निकोमेकस ने उनकी एक बुक एथिक्स को एडिट किया था और उस बुक का नाम रखा अरिस्टोटल ने द निकोमेकियन एथिक्स। उनकी एथिकल फिलोसफी उसी बुक में मिलती है। उस बुक का नाम है निकोमेकियन एथिक्स। उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स बुक में मिलती है। कौन सी बुक में मिलती है? पॉलिटिक्स बुक में। यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताई। अरिस्टोटल के जो पिता थे निकोमेकस, क्या थे? ये एक शाही चिकित्सक थे। शाही कोर्ट फिजिशियन। कोर्ट फिजिशियन। एमिंटस थर्ड के दरबार में, मेसिडोनिया के शासक एमिंटस थर्ड के दरबार में। एमिंटस थर्ड के दरबार में एरिस्टोटल क्या थे? शाही चिकित्सक थे। एरिस्टोटल शाही चिकित्सक थे एमिंटस थर्ड के दरबार में। मेसिडोनिया के किंग एमिंटस थर्ड के दरबार में अरिस्टोटल
के पिताजी निकोमेकस एक शाही चिकित्सक थे। क्या थे? शाही चिकित्सक, एक कोर्ट फिजिशियन थे। और उनके पिताजी चिकित्सक होने के कारण, एक डॉक्टर होने के कारण, एरिस्टोटल का शुरू से जो रुझान था वो बायोलॉजी में था। और बायोलॉजी का प्रभाव उनकी पद्धति पर आप आराम से देख सकते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो। क्योंकि अरस्तु की एक आदत थी, उनकी एक हैबिट थी चीज़ों को क्लासिफाई करना और कंपैरिजन करना, चीज़ों को वर्गीकृत करना। क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो चीज़ों को वर्गीकरण करते हैं, जो वृक्ष का अध्ययन करते हैं, जो वनस्पतियों का जो अध्ययन करते हैं, वो सारे की सारी चीज़ों को वर्गीकरण करते हैं, जो संघ बताते हैं। जैसे कोर्डेटा संघ है, इकाइनोडर्मेटा संघ है, ये जितने भी संघ के बारे में, प्रोटोजोआ संघ है, एनेलिडा संघ है, इन संघ के बारे में बताते हैं। सारे के सारे एक पद्धति का उपयोग करते हैं, उस पद्धति को कहते हैं हम वर्गीकरण पद्धति। कौन सी पद्धति? वर्गीकरण पद्धति। तो एमिंटस थर्ड के दरबार में निकोमेकस क्या थे? शाही चिकित्सक थे, एमिंटस थर्ड के दरबार में। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो इस प्रकार अरस्तु का जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी में जागा, डेवलप्ड। किन इंटरेस्ट? इन बायोलॉजी। पिताजी चिकित्सक होने के कारण अरस्तु का जो इंटरेस्ट है, वो रुझान है, वो बायोलॉजी में आ गया, जीव विज्ञान में। इसलिए वो चीज़ों को क्या करते थे? उनकी एक हैबिट थी, चीज़ों को वो क्लासीफाई करते थे। क्या करते थे? क्लासीफाई करते थे, जो भी उनको मिलते थे। हैबिट ऑफ क्लासीफाइंग एवरी थिंग, हैबिट ऑफ क्लासीफाई एवरी, मतलब उनकी आदत आदत पड़ गई थी चीज़ों को क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, कैटेगराइज करना, क्लासीफाई करना। तो इस प्रकार अरस्तु की एक आदत थी, उनकी पद्धति में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अरिस्टोटल की जो पद्धति है, चाहे उनकी आप एनालिटिक मेथड देख लो, चाहे उनकी आप इंडक्टिव मेथड देख लो, टीलियोलॉजिकल व्यू देख लो, इन सभी पद्धतियों में, अरस्तु के सभी पद्धतियों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में था। और इस प्रकार बायोलॉजी में इंटरेस्ट होने के कारण अरस्तु एविडेंस को बहुत महत्व देते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस फॉर नॉलेज, ये लाइन में लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस फॉर नॉलेज, इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस फॉर नॉलेज। बायोलॉजी में उनकी इस हैबिट के कारण अरस्तु क्या है कि किसी भी चीज़ की व्याख्या करते थे तो वो नॉलेज की सर्च करते थे, तो वो सपोर्ट में एविडेंस का प्रयोग करते थे। आपको भी पता है कि जो भी वैज्ञानिक होता है वो प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए वो एविडेंस फैक्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। उस चीज़ के सपोर्ट में वो एविडेंस को लेकर के आता, तभी तो वो अध्ययन जो भी है, जो स्टडी है, वो साइंटिफाई होगी अपने लिए। क्या होगी? साइंटिफिक होगी, वैज्ञानिक होगा वो अध्ययन अपने लिए। तो इसको नोट कर लीजिए आप। मैं बता देता हूँ, अरस्तु के पिताजी निकोमेकस एक शाही चिकित्सक थे, मैसिडोनिया के दरबार के, एमिंडस थर्ड के किंग के वो कोर्ट फिजिशियन थे, शाही चिकित्सक थे। चिकित्सक होने के कारण अरस्तु का जो इंटरेस्ट है वो बायोलॉजी में बढ़ गया, उनका रुझान है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बढ़ा। इस कारण अरस्तु की एक आदत थी, उनकी एक हैबिट थी, चीज़ों को क्या करते थे वो क्लासीफाई करते थे, कंपेयर, कैटेगराइज करते थे, क्लासीफाइज करते थे एवरीथिंग। हैबिट ऑफ क्लासीफाई एवरीथिंग, सभी चीज़ों को क्लासीफाई और क्लेरिफाई करते थे। और एविडेंस को बड़ा महत्व देते थे, वो ज्ञान की सर्च करते थे तो एविडेंस को बड़ा महत्व देते थे। इसलिए अरस्तु को फर्स्ट टीचर के साथ साथ फर्स्ट साइंटिस्ट की भी संज्ञा दी जाती है अरस्तु को। तो आप नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार फिर यंग अरस्तु 17 साल के थे तो उनको प्लेटो की एकेडमी में उनको दाखिला दिलवा दिया।
यंग अरिस्टोटल, यंग अरिस्टोटल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेटो के द्वारा जो शैक्षणिक संस्था जो स्थापित की गई थी एथेंस में, उस संस्था का नाम अकेडमी था। अरस्तु के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी उसका नाम था लाइशियम, या लीशियम कह दो आप, लीशियम था। 17 साल के थे जब अरस्तु, तब उनको प्लेटो की अकेडमी का हिस्सा बना दिया गया, अर्थात वो प्लेटो की अकेडमी में उन्होंने अपना एनरोल्ड किया, अर्थात दाखिला ले लिया, नामांकन किया। लगभग 20 वर्षों तक अरस्तु प्लेटो के साथ रहे, लेकिन अरस्तु और प्लेटो के बीच में बहुत कम वाकया ऐसा होता था कि उन दोनों में सहमति होती थी। वो दोनों एक दूसरे से डिसएग्री ज़्यादा करते थे, डिसएग्री। प्लेटो से सहमत नहीं होते थे अरस्तु, प्लेटो की फिलोसफी से अरस्तु बहुत कम जगह सहमत हो पाते थे, बहुत कम वाकया ऐसा होता था कि दोनों सहमत होते थे। इसलिए बाद में अरस्तु को इसी कारण क्या है कि प्लेटो की मृत्यु के बाद अकेडमी का क्या नहीं बनाया गया, अकेडमी का निदेशक नहीं बनाया गया। इसी बात को हम यहाँ पर जानेंगे। यंग अरिस्टोटल 17 ईयर्स ओल्ड, जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने प्लेटो की एनरोल्ड इन एनरोल्ड इन प्लेटोज अकेडमी, प्लेटो की अकेडमी में एनरोल हो गए अरस्तु, क्या हो गए, जब 17 वर्ष के थे तो अरस्तु प्लेटो की अकेडमी में, और यहाँ पर 20 वर्ष वो प्लेटो से जुड़े रहे। स्पेंड 20 ईयर्स विद प्लेटो, स्पेंड 20 ईयर्स, लगभग 20 वर्षों तक विद प्लेटो। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मेरी जो ये आदत है इंग्लिश में जो लिखने की, जो मेरी ये साइंटिफिक मेथड है पढ़ाने की, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया भी था, ये अंग्रेजी में जो लिखने की आदत है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है। उनकी अंग्रेजी भी साथ साथ में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी मेरे वीडियो से जुड़ सकते हैं, वो देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ। स्पेंड 20 ईयर्स विद प्लेटो, प्लेटो के साथ साथ लगभग 20 वर्षों तक अरस्तु ने समय बिताया। इसको नोट कर लीजिए और कंटिन्यूस जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी, पूरी की पूरी मतलब समझ विकसित होगी आपकी। इसको आप देख लीजिए। और ये एकेडमी थी एथेंस में थी, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, जो एकेडमी थी वो कहाँ थी, एथेंस। बोथ डेवलप्ड सिग्निफिकेंट both developed significant philosophical disagreement, philosophical disagreement। बहुत कम वाकया ऐसा होता था कि प्लेटो और अरस्तु दोनों किसी बात को लेकर के सहमत होते थे, ज़्यादा वो डिसएग्री करते थे एक दूसरे से, क्या करते थे, डिसएग्री। और बाद में क्या, प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। प्लेटोज डाइड इन 347, डाइड इन 347 बीसी, प्लेटो की मृत्यु 347 बीसी में हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद अरस्तु को अकेडमी का हेड नहीं बनाया जाता है, अर्थात डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप, ये एकदम क्रम में है कि जो यंग अरिस्टोटल थे वो 17 वर्ष के थे उस समय, उनको प्लेटो की अकेडमी में एनरोल्ड किया गया, और उसके बाद उन्होंने प्लेटो के साथ लगभग 20 वर्ष बिताए। और जो फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट थे वो अक्सर बने रहते थे प्लेटो के साथ अरस्तु के, और प्लेटो की मृत्यु 347 बीसी में हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये अपना क्रम है, ये चलता रहेगा कंटिन्यूस। आप कंटिन्यूस इसको नोट भी करते रहें साथ साथ।
Aristotle not offered the directorship. Aristotle's not offered the directorship of the academy. अरिस्टोटल को अकेडमी का अनुदेशक का पद या निदेशक का पद नहीं दिया गया। किसका पद नहीं दिया गया? निदेशक। अरिस्टोटल। इसके बाद क्या होता है कि 338 बीसी में अरस्तु 338 बीसी में अरस्तु को बुला लिया जाता किंग फिलिप के द्वारा। एक्चुअली होता क्या है, इसके बाद अरस्तु 347 बीसी में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है और 338 बीसी में जो मैसिडोनिया के जो शासक थे फिलिप क्या थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर के जो पिता थे फिलिप के निवेदन पर, यानी फिलिप ने एक निवेदन भेजा था अरस्तु के पास कि आप मेरे जो 13 वर्ष का जो मेरा बच्चा है, 13 ईयर्स ओल्ड जो अलेक्जेंडर है, उसके आप ट्यूटर बनो, यानी शिक्षक बनो, उसको आप शिक्षा दो। अरस्तु लगभग 5 वर्षों तक वहाँ चले जाते हैं, वो निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और अरस्तु 5 वर्षों तक लगभग सिकंदर को शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। 338 बीसी वेंट टू मैसिडोनिया। इसके बाद में क्या होता है? 338 बीसी बिफोर क्राइस्ट वेंट टू मैसिडोनिया। वेंट टू मैसिडोनिया द रिक्वेस्ट ऑफ किंग फिलिप। फिलिप सिकंदर के पिता हैं। 338 बीसी में अरस्तु मैसिडोनिया को भी कहा जाता है, मैसिडोनिया चले जाते हैं किंग फिलिप के निवेदन पर। क्यों जाते हैं? became 13 years old Alexander's tutor. became 13 years Alexander's tutor। तो अलेक्जेंडर यहाँ पर सिकंदर को कहा गया है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट वही व्यक्ति थे, वही ग्रेट महान थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट वही थे जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए उन्होंने सपना देखा था। वो अपना साम्राज्य पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआत ग्रीस से करते हैं, वो एथेंस से करते हैं, अपनी शुरुआत ही वो एथेंस से करते हैं। और लगभग 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? लगभग 5 वर्षों तक, 5 ईयर्स, लगभग 5 वर्षों तक अरस्तु के द्वारा अलेक्जेंडर को शिक्षा दी जाती है। यहां तक आप नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद 335 बीसी में अरिस्टोटल एथेंस वापिस आ जाते हैं। अरिस्टोटल रिटर्न्स टू एथेंस इन 335 बीसी। अरिस्टोटल रिटर्न्स इन एथेंस 338 बीसी।
335 बीसी, 338 नहीं, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, 335 बीसी आएगा ये। अरस्तु एथेंस आ जाते हैं। अरस्तु और एथेंस के ऊपर मैसिडोनियन गवर्नमेंट का कब्जा होता है, अर्थात सिकंदर का कब्जा होता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु रहे होते हैं, तो अरिस्टोटल को सिकंदर कहते हैं कि आप अपनी यहाँ पर शैक्षणिक संस्था स्थापित कर लीजिए। अब एथेंस में अरस्तु का पावर आ गया था, तो अरस्तु यहाँ पर अपनी एक अकेडमी को स्थापित करते हैं। उस अकेडमी का नाम है लीशियम, लाइशियम। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अरस्तु इसके बाद अपनी एक अकेडमी स्थापित करते हैं, उसका नाम क्या है? लाइशियम है। क्या है? लाइशियम उसका नाम है। आफ्टर अलेक्जेंडर हैज कॉन्कर्ड एथेंस, आफ्टर आफ्टर अलेक्जेंडर हैज कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब कब्जा करना, एथेंस, अरस्तु के द्वारा लाइसियम की स्थापना की जाती है। आफ्टर अलेक्जेंडर हैज कॉन्कर्ड एथेंस, अरस्तु के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? लाइसियम की स्थापना की जाती है। लाइसियम, ये लाइसियम अरस्तु के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है, लाइसियम। तो अरस्तु लाइसियम की स्थापना करते हैं जब अलेक्जेंडर के द्वारा एथेंस पर कब्जा कर लिया जाता है, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया जाता है, यानी शासन स्थापित कर दिया जाता है, तब लाइसियम की स्थापना करते हैं। और अरस्तु अपना बचा हुआ समय एथेंस में अपनी जो जो अकेडमी है, जो अपनी जो संस्था है लाइसियम, उसी में वो अपना रिमेन टाइम यहीं पर रहते हैं, वो शेष बचा हुआ समय यहीं पर बिताते हैं। अरिस्टोटल गेव अलेक्जेंडर गेव अरिस्टोटल परमिशन टू स्टैब्लिश हिज ओन स्कूल इन एथेंस। अलेक्जेंडर लिख लो आप, मैं लिख देता हूँ। अलेक्जेंडर गेव परमिशन अलेक्जेंडर गेव परमिशन टू अरिस्टोटल establish his own school in Athens. His own school मैं लिख देता हूँ, उसको समझा दूंगा अभी। कंटिन्यूस कर्म, अरिस्टोटल स्टैब्लिश लाइसियम इन एथेंस। अरिस्टोटल स्टैब्लिश लाइसियम इन एथेंस, लाइसियम इन एथेंस। अरिस्टोटल रिटर्न्स इन एथेंस 335 बीसी। 335 बीसी में अरिस्टोटल एथेंस में वापस आ जाते हैं, और उस समय अलेक्जेंडर के द्वारा एथेंस के ऊपर शासन स्थापित कर दिया जाता है, और अरस्तु अपनी संस्था की स्थापना करते हैं, लाइसियम की। अलेक्जेंडर क्या है, उसको गेव परमिशन, अरे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के द्वारा अरस्तु को क्या परमिशन दी जाती है? क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है कि हिज ओन स्कूल इन एथेंस, अपनी स्कूल स्थापित करने के लिए एथेंस में। और अरिस्टोटल स्टैब्लिश लाइसियम इन एथेंस। इसके बाद क्या होता है? स्पेंट हिज रिमेनिंग लाइफ टीचिंग इन लाइसियम। स्पेंट हिज remaining life in teaching in Athens। अरस्तु के द्वारा जो बचा हुआ समय है वो एथेंस में टीचिंग के दौरान टीचिंग करके इसी लाइसियम में
तो अरस्तु के द्वारा स्थापित संस्था लाइशियम, इसी में बिता दिया जाता है। अरस्तु यहाँ पर अब एथेंस में हरपिलस नामक एक महिला के साथ भी विवाह कर लेते हैं, सेकंड विवाह। ही मैरिड सेकंड टाइम टू ए वुमेन, ही मैरिड सेकंड टाइम ए वुमेन, ही मैरिड सेकंड टाइम ए वुमेन नेम्ड हरपिलस, उसका नाम था हरपिलस, नेम्ड हरपिलिस। अरस्तु 335 बीसी में एथेंस आ जाते हैं। अलेक्जेंडर के द्वारा जब एथेंस पर शासन स्थापित कर दिया जाता था, अरस्तु के द्वारा लाइशियम संस्था की स्थापना की जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर के द्वारा अरस्तु को परमिशन दी जाती है कि आप अपनी स्कूल की स्थापना करो। और लाइशियम की स्थापना अरिस्टोटल के द्वारा लाइशियम की स्थापना की जाती है। और अरस्तु के द्वारा अपना बचा हुआ समय टीचिंग में, एथेंस में टीचिंग में बिताया जाता है। एथेंस में तो लाइशियम है, वहीं पर बिताया जाता है। वहीं पर वो सेकंड विवाह, अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं हरपिलस नामक एक महिला के साथ। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लाइशियम और अकेडमी में मैं अंतर बता देता हूँ। प्लेटो के द्वारा जो स्थापित संस्था थी उसका नाम तो अकेडमी था। अकेडमी एक प्राइवेट क्लब की तरह था। लेकिन अरस्तु की जो जो लाइशियम थी, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने स्थापित किया था अरस्तु ने, वो प्राइवेट संस्था नहीं थी, वो जनरल पब्लिक के लिए भी खुली थी। अरस्तु की जो लाइशियम थी उसमें दो सेशन होते थे, एक तो मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में तो स्टूडेंट्स के लिए क्लासेज या लेक्चरर लगते थे, लेकिन जो इवनिंग सेशन था वो सब पूरी जनता के लिए खुला था, जनरल पब्लिक के लिए खुला था। वर्तमान में हम उसको ओपन शिक्षा यानी फ्री, जो वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है उससे उसको कंपेयर कर सकते हैं। उस समय इसकी परंपरा और नींव अरस्तु के द्वारा डाल दी गई थी अपनी लाइशियम में। लाइशियम में अरस्तु जनरल पब्लिक को भी पढ़ाते थे। और अरस्तु की आदत थी कि वो लाइशियम में उसकी कॉरिडोर में घूमते हुए पढ़ाते थे, अपने स्टूडेंट्स को घूमते हुए पढ़ाते थे, उनको साथ लेकर के वॉकिंग करते हुए पढ़ाते थे। इसलिए उनके स्टूडेंट्स भी उनके साथ घूमते थे, वॉकिंग करते थे। तो उनके स्टूडेंट्स को पेरीपेटेटिक्स की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? पेरीपेटेटिक्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेरीपेटेटिक्स ये जो शब्द है ना, ये उनके स्टूडेंट्स के लिए प्रयोग किया गया है। अभी हम कंटिन्यूस लिख लेते हैं। आपने इसको तो नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लिख देते हैं इसमें, इसको नोट कर लीजिए आप। लाइशियम नॉट ए प्राइवेट क्लब। Lyceum was not a private club. Like academy. अकेडमी की बात थी, लाइशियम एक प्राइवेट क्लब नहीं थी। फ्री लेक्चर्स गिवन टू जनरल पब्लिक। जो अकेडमी थी उसमें फ्री लेक्चर्स दिए जाते थे। फ्री लेक्चर्स गिवन टू जनरल पब्लिक। किसको दिए जाते थे? इन लाइशियम। फ्री लेक्चर्स गिवन टू जनरल पब्लिक इन लाइशियम। लाइशियम वाज नॉट ए प्राइवेट क्लब लाइक अकेडमी। कहने का मतलब है कि प्राइवेट अकेडमी की तरह नहीं थी। जैसे अकेडमी प्राइवेट क्लब था, एक टाइप में प्राइवेट क्लब कह सकते हैं हम, और जो लाइशियम था उसमें फ्री लेक्चर्स अरस्तु के द्वारा इवनिंग सेशन में दिए जाते थे, जैसा जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अरिस्टोटल वॉक्ड वाइल टीचिंग। अरिस्टोटल वॉक्ड अरिस्टोटल वॉक्ड वाइल टीचिंग।
अरिस्टोटल walked while teaching his students called peripatetics. His students called peripatetics. To walked about, घूमने के कारण. To walked about. To walked about. Lyceum was not a private club like academy. His lectures given to general public in Lyceum. Aristotle walked while teaching his students called peripatetics. उनके विद्यार्थियों को पेरिपेटेटिक्स भी कहा जाता था, क्योंकि अरस्तु के द्वारा घूम घूम करके उनको कॉरिडोर में वॉकिंग करते हुए पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, जो भी था. इसको नोट कर लीजिए. हम अरस्तु की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी फिलोसफर या किसी भी थिंकर को आपको समझना है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको ज़रूर जानना होगा, उसके जीवन परिचय के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि हर एक दार्शनिक, हर एक विचारक अपने युग का शिशु होता है. जैसे मैकियावली अपने युग का शिशु था, उसी प्रकार हर एक दार्शनिक पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव देखा जा सकता है. तो अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव प्लेटो पर भी था, तो अरस्तु पर भी था. तो हम अरस्तु के जीवन परिचय को थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं, तो आप मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे नोट करते जाइए कंटिन्यूस. इसके बाद क्या होता है कि अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BC. अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर डाइड इन 320 BC. 323 BC, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 323, क्योंकि 322 ईस्वी में चेल्किस में अरस्तु की मृत्यु होती है 1 साल बाद. अपने शिष्य की मृत्यु के 1 साल बाद उनके गुरु की भी मृत्यु हो जाती है अरस्तु की. अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BC. उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि एथेंस के नागरिकों के द्वारा जो प्रो मैसिडोनियन गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है. जो जो भी शासन, जो भी सरकार सिकंदर के द्वारा स्थापित की गई थी उसको हटा दिया जाता है. एथेंस के नागरिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और अरस्तु के खिलाफ चार्ज ऑफ इम्पाइटी, देशद्रोह का एक आरोप लगाया जाता है अरस्तु के खिलाफ. तो अरस्तु क्या है कि वहाँ से भाग जाते हैं, एथेंस छोड़कर भाग जाते हैं और चेल्किस नामक जगह पर अरस्तु चले जाते हैं. अरस्तु ये कहते हुए कि फिलोसफी के अगेंस्ट, फिलोसफी यानी दर्शन के खिलाफ मैं दूसरी बार अपराध नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि एथेंस की जूरी के द्वारा सोक्रेटिस पर आरोप लगाया गया था करप्टिंग द यूथ. एक चार्ज तो था करप्टिंग द यूथ, दूसरा चार्ज था उनके ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर, इम्पाइटी का चार्ज, चार्ज ऑफ इम्पाइटी, देशद्रोह का. तो 2 चार्ज सुकरात के विरुद्ध भी लगाए गए थे इन्हीं एथेंस वासियों के द्वारा, इन्हीं एथेंस के लोकतंत्र के शासकों के द्वारा. तो सुकरात पर और सुकरात को क्या, जहर का प्याला पिला दिया गया था. सुकरात को क्या, मृत्युदंड दिया गया था. तो अरस्तु ने यह कहा कि मैं दूसरी बार अपराध नहीं होने दूंगा, फिलोसफी के अगेंस्ट में दूसरी बार क्राइम नहीं होने दूंगा. और अरस्तु वहाँ से क्या है कि भाग जाते हैं एथेंस छोड़कर, और कहाँ जाते हैं, चेल्किस. 322 BC में वो चेल्किस नामक जगह पर चले जाते हैं. यूबोइया, यूबोइया एक जगह है, वहाँ पर चेल्किस है. चेल्किस में वहाँ पर उनकी क्या है, अरस्तु की मृत्यु हो जाती है. तो इसको नोट कर लीजिए आप. अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BC. प्रो मैसिडियन गवर्नमेंट इन एथेंस ओवरथ्रोन. मैं लिख देता हूँ, प्रो मैसिडोनियन गवर्नमेंट, प्रो मैसिडोनियन गवर्नमेंट इन एथेंस ओवरथ्रोन. यहाँ तक नोट कर लीजिए आप. इसके बाद में
अरस्तु के खिलाफ चार्ज ऑफ इम्पाइटी ब्रोट अगेंस्ट अरिस्टोटल। चार्ज ऑफ इम्पाइटी ब्रोट अगेंस्ट अरिस्टोटल। अरिस्टोटल फ्लेड टू चेल्किस इन यूबोइया। अरिस्टोटल फ्लेड छोड़कर भाग जाते हैं, फ्लेड इन चेल्किस इन यूबोइया। क्या कहते हुए, क्या कहते हुए छोड़कर चले जाते हैं वो कहते हैं कि अरिस्टोटल सेज ही विल नॉट अलाउ। अरिस्टोटल सेज ही विल नॉट अलाउ Athenians to commit sin against philosophy twice, अरस्तु कहते हैं कि अरिस्टोटल सेज ही विल नॉट अलाउ एथेनियंस टू कमिट टू सिन अगेंस्ट फिलोसफी ट्वाइस। दूसरी बार एथेनियन को फिलोसफी के विरुद्ध अपराध नहीं करने देंगे। और अरस्तु क्या करते हैं, अरस्तु फ्लेड इन चेल्किस इन यूबोइया। तो एक क्रम देख लीजिए आप यहाँ से, मैं बता देता हूँ कि लाइसियम वाज नॉट ए प्राइवेट क्लब लाइक अकेडमी। इसको आगे कर दे, यहाँ देख लो आप। अरिस्टोटल ये कहते हुए कहाँ चले जाते हैं, चेल्किस, और चेल्किस में 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए आप। अरिस्टोटल डाइज इन 322 BC। नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अरिस्टोटल डाइज इन 322 BC। कहाँ पर मृत्यु होती है उनकी, उनकी चेल्किस नामक जगह पर मृत्यु हो जाती है, चेल्किस। इस प्रकार एक महान दार्शनिक की मृत्यु हो जाती है। 322 BC में चेल्किस नामक जगह पर अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। ये तो अरस्तु की ये जो हमने जो डिस्कस किया है, ये अरस्तु की लाइफ स्टाइल के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पॉलिटिकल फिलोसफी को डील करेंगे। उससे पहले हम पॉलिटिकल फिलोसफी को समझने से पहले हम थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज और उनकी जो मॉरल फिलोसफी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उनकी जो हैप्पीनेस की जो कॉन्सेप्ट है, उनकी जो वर्च्यू की जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम जस्टिस का जो सिद्धांत है अरिस्टो के द्वारा दिया गया है, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ मेन है, और पॉलिटी। अंत में हम पॉलिटी की सर्च करेंगे कि पॉलिटी के बारे में अरिस्टो क्या बताते हैं। इन सभी वीडियोज़, इन सभी टॉपिकों पर आपको कमांड हासिल करनी है।
तो आप रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। आपके लिए हमारे द्वारा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के दोनों को हित को देखते हुए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है पॉलिटिक्स साइंस को पढ़ाने में। तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और बराबर मेहनत करनी होगी, तभी जाके आप इन सभी चीज़ों को समझ पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं अरस्तु की राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल। पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु का राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन का मतलब उसके राज्य से संबंधित विचार हैं, और नैतिक दर्शन का मतलब है उनके व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति के आचरण से संबंधित कि वो क्या बोल रहे हैं, वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु का राजनीतिक दर्शन से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज उनका देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरस्तु का जो रुझान है वो बायोलॉजी में था, बायोलॉजी के फादर के रूप में उनको जाना जाता है। इसलिए अरस्तु क्या है कि वर्गीकरण की पद्धति में बहुत विश्वास करते थे। वो चीज़ों को क्लासीफाई और कैटेगराइज करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। कंपेरिजन, तुलनात्मक अध्ययन में वो बहुत विश्वास करते थे। कंपेरेटिव मेथड का वो अध्ययन करते थे। उन्होंने 158 संविधानों का वर्गीकरण किया, और तब जाके उन्होंने पॉलिटी के बारे में बताया कि उनकी पॉलिटी क्या है, उसको भी हम समझेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज को देख लेते हैं। ज्ञान का क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, उनका क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज क्या है। थ्योरिटिकल नॉलेज, थ्योरिटिकल प्रोडक्टिव नॉलेज, प्रोडक्टिव नॉलेज, LEDGE। तीसरा उनका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, सृजनात्मक ज्ञान, इनको समझने का प्रयास करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान। अरस्तु विद्या को 3 प्रकार की बताते हैं। अरस्तु के द्वारा ज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 शाखाओं में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, थ्योरिटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, जिसमें वो मैथ्स जैसे विषयों को शामिल करते हैं। प्रोडक्टिव नॉलेज, सृजनात्मक ज्ञान, जिसमें वो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषयों को शामिल करते हैं। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें वो एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों को शामिल करते हैं, जो कि व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी हैं। इसमें लिख देते हैं अपन, ऐसा नॉलेज जो चिंतन के लिए हो, एम्स एट कंटेम्पलेशन, एम्स एम्स एट कंटेम्पलेशन, चिंतन के लिए ज्ञान। किसके लिए?
चिंतन के लिए ज्ञान। चिंतन के लिए ज्ञान। इसमें मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषयों को शामिल करते हैं अरस्तु। किसको? मैथ्स, फिजिक्स। क्योंकि गणित में और भौतिक शास्त्र में आपको भी पता है कि जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स, सूत्रों का इनमें प्रयोग किया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में एथिक्स और पॉलिटिक्स को शामिल करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। एम्स एट प्रैक्टिकल नॉलेज में एथिक्स, नीतिशास्त्र और पॉलिटिक्स को शामिल करते हैं। किसमें? प्रैक्टिकल नॉलेज में। और प्रोडक्टिव नॉलेज में वो इंजीनियरिंग जैसे विषयों को शामिल करते हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे विषयों को शामिल करते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज में वो एम्स एट कंटेम्पलेशन, चिंतन के लिए ज्ञान। प्रैक्टिकल नॉलेज में एम्स एट एक्शन, व्यवहारिक ज्ञान को शामिल करते हैं। एम्स एट एक्शन कह सकते हैं हम, जो जिसका संबंध कार्यों से हो। एम्स एट एक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रोडक्ट एम्स एट क्रिएशन, ये क्रिएशन से संबंधित है, किसी चीज़ के निर्माण से। एक बार ध्यान से समझिए इसको, कि अरस्तु की जो आदत थी, उनका बायोलॉजी में रुझान था, और बायोलॉजी में जो रुझान है, विज्ञान में जो रुझान है, उसका प्रभाव उनकी पद्धति पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। वो चीज़ों को क्लेरिफाई और कैटेगराइज कर रहे हैं। ज्ञान का भी वर्गीकरण कर दिया उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रोडक्टिव नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको सैद्धांतिक ज्ञान कह रहे हैं, एम्स एट कंटेम्पलेशन, या कंटेम्पलेशन का मतलब चिंतन। चिंतन का मतलब है सोचना, जो चीज़ सिद्धांत में हो, उसका बाद में प्रयोग किया जाता है व्यवहार में, लेकिन पहले वो सिद्धांत में हो। चिंतन के लिए इसमें वो मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषयों को शामिल करते हैं, गणित और भौतिक शास्त्र। प्रोडक्टिव नॉलेज, सृजनात्मक ज्ञान में वो एट एम्स एट क्रिएशन, जिसमें नई चीज़ का निर्माण हो, जैसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर टेक्चर जैसे विषयों को वो शामिल करते हैं। तीसरा वो प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान, जिसमें एम्स एट एक्शन, कार्यों से जो संबंध है जिसका, उसमें वो एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों को शामिल करते हैं। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों को शामिल करते हैं। ये समझिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। मिटा देते हैं एक बार, दो बना लेते हैं बॉक्स, और बॉक्स से उठा देते हैं, कोई काम नहीं। अरस्तु के द्वारा दो बुक्स लिखी गई हैं, अरिस्टोटल के द्वारा। अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी है एथिक्स, एक बुक लिखी है अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स।
निकोमेकियन एथिक्स को हम कह सकते हैं, निकोमेकियन एथिक्स, द निकोमेकियन एथिक्स। अरस्तु की जो प्रसिद्ध रचना है वो पॉलिटिक्स है, जो राज्य से संबंधित है। अरस्तु की एक रचना जो द निकोमेकियन एथिक्स, अरस्तु के एक पुत्र हुए थे निकोमेकस। अरस्तु ने अपने पिता के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा था, और निकोमेकस ने अरस्तु की एक बुक थी एथिक्स, उसको एडिट किया था। क्या किया था? एडिट किया था। उस बुक का नाम था निकोमेकियन एथिक्स। ये दोनों बुक किससे संबंधित है? इंडिविजुअल करेक्टर, इंडिविजुअल करेक्टर, व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। इस पूरे वीडियो में, आने वाले वीडियोज में, जो भी मेरे वीडियोज आएंगे, उन सभी वीडियोज में हम इन सभी वीडियोज का फाउंडेशन इन दो बुक को बनाएंगे। द निकोमेकियन एथिक्स, जिसमें उनकी मोरल फिलोसफी है। क्या है? मोरल फिलोसफी, मोरल फिलोसफी। और इसमें है उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी। सभी वीडियोज़ का फाउंडेशन हम पॉलिटिक्स और निकोमेकियन एथिक्स को बनाएंगे, और इनकी मोरल फिलोसफी इनकी निकोमेकियन एथिक्स में, इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी इनकी पॉलिटिक्स में। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। इसके बाद मैं एक इसकी फिलोसफी को समझने के लिए एक कोटेशन लिखता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में समझेंगे। द एंड और गोल ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड, जिसको हम कह सकते हैं और गोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं। इसी को फाउंडेशन बनाते हैं, इसी वाक्य को अरस्तु, इज द बेस्ट ऑफ एंड्स, इज द बेस्ट ऑफ एंड्स, द मेन क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स इज टू, द मेन कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स इज टू engender a certain character, engender a certain character, character in the citizens, in the citizens to make them good and to make them good and disposed to perform, disposed to perform, अभी हिंदी में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। टू परफॉर्म नोबल डीड्स, नोबल डीड्स या वर्क्स, अभी हिंदी में लिख देता हूँ। राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है। राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है। वो क्या है?
राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है और राजनीति नागरिकों में ऐसे सद्गुणों का और राजनीति नागरिकों में ऐसे सद्गुणों का विकास करती है जिससे व्यक्ति न्यायपरायण और नेक कार्य कर सके। जिससे व्यक्ति न्यायपरायण और नेक कार्य कर सके। आपके समझाने के लिए मैं लिखा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको भी इसी तरह थोड़ा जुड़ा रहना पड़ेगा मेरे साथ इनको समझने के लिए। राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है। राजनीति नागरिकों में से सद्गुणों का, ये जो सद्गुण है ये वर्चूज है, सद्गुणों का विकास करती है जिससे व्यक्ति न्यायपरायण और नेक कार्य कर सके। कहने का मतलब है कि राजनीति यहाँ पर अरस्तु किससे जोड़ रहे हैं? सद्गुणों का जो संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है, उनके कैरेक्टर से। तो एथिक्स का भी इसमें यूज हो रहा है। राजनीति का एक उद्देश्य एथिक्स है। राजनीति का अरस्तु ने एक उद्देश्य नैतिकता भी बताया है। तो सद्गुणों का प्रयोग, ये एथिक्स ऐड हो रही है यहाँ पर। क्या हो रही है? ऐड। कहने का मतलब है द एंड ऑफ पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑफ एंड्स। अर्थात राजनीति का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कि व्यक्ति को न्यायपरायण, व्यक्ति को उसके सद्जीवन की प्राप्ति हो, हैप्पीनेस की प्राप्ति हो। हैप्पीनेस क्या है? एक बेस्ट एक्टिविटी है। व्यक्ति अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग कुछ सद्गुणों का डेवलपमेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करता है। उन एक्टिविटीज़ में भी वो एक बेस्ट एक्टिविटी करता है, हाईएस्ट एक्टिविटी करता है, एक हाईएस्ट गतिविधि करता है। वो हाईएस्ट गतिविधि क्या है? वही हैप्पीनेस है, वो यूडाइमोनिया है अरस्तु के अकॉर्डिंग। हम यूडाइमोनिया की कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। यूडाइमोनिया और हैप्पीनेस की कॉन्सेप्ट क्या है? द एंड और गोल ऑफ पॉलिटिक्स इज द बेस्ट ऑफ एंड्स। द मेन कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स इज टू एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब है उत्पन्न करना, उत्पन्न ए सर्टेन कैरेक्टर इन द सिटीजन्स। नागरिकों में एक निश्चित व्यवहार उत्पन्न करना, और मेक देम गुड, उन्हें अच्छा बनाना, एंड डिस्पोज्ड, उतारू, टू परफॉर्म, तैयार, नोबल डीड्स और वर्क्स, अच्छे कार्य, सदकार्य करने के लिए उनको तैयार करना। उतारू या तैयार। तो राजनीति का लक्ष्य क्या है? राजनीति का लक्ष्य है व्यक्ति के व्यवहार में सद्गुणों का विकास करना, उन सद्गुणों के अनुरूप वो गतिविधि करे, उन गतिविधियों में एक वो सर्वोच्च गतिविधि करे। उस सर्वोच्च गतिविधि को कहते हैं यूडाइमोनिया या हैप्पीनेस। एक व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यवहार में हैप्पीनेस की प्राप्ति करता है? एक व्यक्ति अपने व्यवहार में किस प्रकार सर्वोच्च गतिविधि की प्राप्ति करता है? इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। आज के वीडियो में हमने उनकी जो मोरल फिलोसफी उसकी शुरुआत की है। हम धीरे धीरे हैप्पीनेस की सर्च में कि अरस्तु के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है, यूडाइमोनिया क्या है। हम इसके बाद थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज, चार कारणों का सिद्धांत भी ब्रीफली देखेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे उसको, क्योंकि उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे चार कारणों के सिद्धांत के लिए, फोर कॉजेज ऑफ थ्योरी। तो इस प्रकार आज हम अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा, अरस्तु की मोरल फिलोसफी की हमने शुरुआत की। आगे आपको राजनीतिक दर्शन समझने के लिए, नैतिक दर्शन समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।